हेलो बच्चों। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर डीपीपी एनएलएम की डीपीपी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसका ज़रा बता दीजिएगा आप। तो उसके लिए डीपीपी सॉल्यूशन का डीपीपी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्टिकल स्टेट 10 में चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में। तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स कब कब चाहिए, या तो वेलोसिटी बदले यानी कि स्पीड बदले, उसके लिए आपको फोर्स चाहिए, या आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। ये कह रहा है फोर्स किसके लिए नहीं चाहिए, तो सेम स्पीड मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि नेट फोर्स 0 होता है। इसका मतलब dp बाई dt 0 होता है। dp बाई dt 0 होता है यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि F इक्वल टू ma होता है। ठीक है। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, यानी कि आपने उस बॉडी पर F इक्वल टू ma एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया है, तो क्या होगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। 5 किलोग्राम मास इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। तो F इक्वल टू क्या सिखाया था आपको, m dv बाई dt। मास दे दिया है आपको 5, वेलोसिटी में चेंज है 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 60। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ 2 किलोग्राम, चलो 5, 40 ग्राम मास है, मूविंग वेलोसिटी कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फोर्स ऑन बॉडी इज, क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो फोर्स 0 हो गया। ये मास हो गया m, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, 2 सेकेंड, तो वही फोर्स आ गया। इफ वन wants to keep this body moving on the same surface with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहले वेलोसिटी इसकी थी 4, पहले इस बॉडी की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसकी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 4 और 2 सेकेंड के बाद में 0 हो गई। t बराबर 0 पर, t बराबर 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब इसकी वेलोसिटी को हमें वापस 4 करना है। ठीक है ना, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज तो हुआ ही है, और ये कितनी देर में करना है पूछा है, इसने बताया है क्या। वेलोसिटी पहले भी 4 थी और बाद में भी 4 है, इसके बीच में वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि फोर्स बताओ क्या आएगा।
क्या आ जाएगा फोर्स बताओ। तो हम ये मान के चलें कि 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी अगर 0 हो रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, और वो रिटार्डिंग फोर्स कितना आएगा, वो रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। मास दे रखा है इसका आपको, मास दे रखा है आपको 2, और ये भी 2 और 4। मास दे रखा है 2, वेलोसिटी 4, टाइम लगा 2, 4 न्यूटन का फोर्स। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो 4 न्यूटन के फोर्स ने इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया। अगर हम इतना ही फोर्स और लगाते अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 हो जाता। सेम फोर्स लगाते हैं हम कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब तब नेट फोर्स 0 हो जाता और उसकी वेलोसिटी 4 से 4 ही रहती, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा 4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताता है, यानी कि बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, और एक्सेलरेशन की बात कौन करता है, सेकंड लॉ। वर्किंग ऑफ रॉकेट और जेट। रॉकेट का मतलब होता है कि ये गैसेस नीचे निकलेंगी फोर्स के साथ में, और उतना ही फोर्स इस रॉकेट को ऊपर लगाएंगी। तो ये एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहा है, एक्शन और रिएक्शन की बात करता है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब एक घोड़ा एक वैगन को पुल करता है, मतलब कि घोड़ा है और गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है, तो ये घोड़ा है और ये गाड़ी को खींच रहा है इस तरफ। द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड। तो कौन सा फोर्स इस घोड़े को आगे ले जाएगा, तो घोड़ा जमीन को पीछे धकेलेगा, ठीक है ना, घोड़ा जमीन पर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। ये कौन लगाएगा, ये हॉर्स लगाएगा, तो ग्राउंड इस पर लगाएगा फोर्स आगे की तरफ। तो इसका मतलब जो ग्राउंड लगाएगा फोर्स, उसी की वजह से घोड़ा आगे बढ़ पाएगा। अगर आप चिकने तल पर यानी कि चिकने सरफेस पर जिसमें कि फ्रिक्शन नहीं होगा तो घोड़ा उसको खींच नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हॉर्स जो है वो इसको आगे खींचेगा, तो फर्श को पीछे धकेलेगा। तो ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड मानता हूं मैं, तो ग्राउंड पर फोर्स लगेगा इस तरफ, ये लगाएगा घोड़ा, तो ये ग्राउंड इस हॉर्स पर, ग्राउंड हॉर्स पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। द मैन इज रेस्ट इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, परफेक्टली स्मूथ आइस एंड ही कैन कैच विद himself to the shore by making the Newton's third law. पॉन्ड के एक चिकने पॉन्ड पे खड़ा है वो और अपने आप को आगे धकेलना चाहता है, तो क्या करेगा, तेजी से थूकेगा या छीकेगा जिससे उसके ऊपर फोर्स लगेगा।
A material body A of mass m1 exerts a force on another material body B of mass m2. Acceleration of B is a2. The magnitude of acceleration, तो हमने क्या सीखा था एक्शन रिएक्शन पेयर में, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, दोनों फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं तो m1 a1 बराबर m2 a2 मैग्नीट्यूड में, एक्शन और रिएक्शन बराबर, तो a1 बराबर हो जाएगा m2 a2 बाय m1, तो ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। इफ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर, अगर ग्रेविटेशन फोर्स अचानक गायब हो जाएगा तो क्या होगा? ग्रेविटेशन अगर गायब हो जाएगा तो फिर mg 0 हो जाएगा, सेकेंड आंसर आ गया। मास तो कभी जीरो होता नहीं है, g 0 हो जाएगा, मास थोड़ी जीरो होता है। Two bodies of mass 4 kg and 5 kg are acted on same force. Acceleration of latter bodies, तो वही बात है, m1 a1 बराबर m2 a2। ठीक है ना। हैवियर बॉडी मतलब 5 किलो के लिए पूछ रहा है ये, तो 5 वाला मास तो नीचे आ जाएगा, और ये m1 और ये a1 8 हो जाएगा, 8 में 5 का डिवाइड करोगे तो 1.6 आ जाएगा। एक्शन और रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 14। एक्शन और रिएक्शन मैंने क्या बताया था, दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, तो इसका मतलब पहला सही हो गया। अपोजिट डायरेक्शन होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, ये भी सही, और जीरो रिजल्टेंट होता है, सारे सही हो गए। ये सब आपको मैंने पढ़ा रखा है, और आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, शुरू से भी देख सकते हैं, या बीच में जहाँ भी आपको देखना हो देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट फोर्स लगाया 4 सेकेंड के लिए, और उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 बाई टी। तो पहले वेलोसिटी थी 10, बाद में हो गई 2, अपोजिट हो गई, तो ये -2 बन गई, पहले 10 थी, और टाइम कितना लगा? 4, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो चलो माइनस में दिए ही, इसका मतलब डायरेक्शन के साथ में बात कर रहा है, तब तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। The velocity acquired by the mass m in traveling certain distance d starting from rest, वेलोसिटी पूछ रहा है और d डिस्टेंस चला है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो आप जानते हो v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2a, डिस्टेंस को d कहा है, u 0 दे रखा है, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2ad अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। F इक्वल टू ma दिया है, और ma दिया है कांस्टेंट, और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है ना। तो a की जगह आप क्या रखोगे? F बाई एम, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2f बाई m इंटू डी, तो v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। वेट क्या होता है? ये तो मैंने आपको बताया कि अर्थ जो फोर्स लगाती है बॉडी के ऊपर, उसी को हम वेट कहते हैं। तो देखो, आप आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे, अगर आप पढ़ते हो ध्यान से तो। अ शिप ऑफ मास, मास दे रखा है 3 × 10⁷, इनिशियली रेस्ट पे थी, फोर्स लगा दिया और डिस्टेंस चला। तो आप डेटा याद रखिएगा, मास 3 × क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे थे।
18 नंबर क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है, मास था 3 × 10⁻7, मास 3 × 10⁻7, ठीक है ये ना। फोर्स है 5 × 10⁴ और डिस्टेंस है 3। फोर्स है 5 × 10⁴, डिस्टेंस d ले लो या s ले लो, ये 3 है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है आपको, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड पूछी है, तो v² बराबर 0 + 2as। a की जगह क्या रखोगे, फोर्स बाय मास, फोर्स की जगह 5 × 10⁻3, 3 × 10⁻7 और ये 3, ये हो गया 10 × 10⁻3 और 10⁻⁻7 ऊपर आ गया, ये बन गया -4, तो v आ गया, स्क्वायर रूट में करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। मतलब डिस्टेंस 3 दिया ना, 10⁻4 तो ये हो गया और -7, 3 आया। डेटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, -2 बचना चाहिए। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स चेक करें, फोर्स 5 × 10⁻4 है, बस ये गड़बड़ थी, ये 5 × 10⁻4 है, 4 और 1 5 में से 7 किया, 2 बचा, 2 बचा तो ये -1 आ गया, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में in Newton's second law, F = ma, a is the acceleration of mass with respect to inertial observer। न्यूटन के लॉ हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही फॉलो होते हैं, इसको हम वैसे आगे देखेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन के लॉज लगते हैं, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास टू द इनर्शियल मास, मास तो मास ही है, 1 आएगा। A balloon of mass m is descending with a constant acceleration g/3. When mass m is released from the balloon, it starts rising with the same acceleration g/3. The value of m, मान लो इसका मतलब ये कि एक बैलून है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बैलून है ये, और ये बैलून जिसका मास m था, पहले ये नीचे की तरफ आ रहा था, डिसेंड कर रहा था, और इसका एक्सेलरेशन g/3 था। फिर इसमें से एक छोटा वाला m मास निकल गया, छोटा वाला m मास बाहर निकल गया, और जिससे इसने क्या किया, जिससे ये इसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग गया, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन g/3 से कहाँ जाने लग गया, ऊपर जाने लग गया, तो ठीक है। एक्शन रिएक्शन का फिर लगाइए आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। A gravel is dropped into a conveyor belt at the rate of 0.5 kg/s. Extra force required, F =
जब हमने सीखा था F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, तो उसी तरीके से हमने डी एम बाई डी टी भी सीखा था। वेलोसिटी दे रखी है आपको 2 और डी एम बाई डी टी दे रखा है 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 एम नहीं आएगा, एम की जगह न्यूटन आएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो दे रखा है आपको, उसको भी कोशिश कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके अभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। हो गया 21 नंबर, 21 नंबर। ये बैलून दे रखा है आपको, इसका वेट था mg, अरे, और ये नीचे की तरफ आ रहा था कितने एक्सेलरेशन से, g/3 एक्सेलरेशन से। फिर आपने इसमें से एक m मास को अलग कर दिया है, तो ये m मास इसमें से अलग चला गया, तो इसका मास कितना हो गया, m माइनस एम जी, और उसके बाद में इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो गया। ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो पहले तो क्या लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं एम जी माइनस एफ इक्वल टू एम जी बाई 3। बाद में ये नीचे आने लग गया, नहीं पहले, हाँ बाद में ये ऊपर जाने लग गया। एफ माइनस एम माइनस एम जी इक्वल टू एम माइनस एम जी बाई 3। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को और आपका आंसर आ जाएगा। आपसे वैल्यू ऑफ m पूछी गई है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये कट जाएगा, एम जी माइनस एम जी प्लस एम जी g/3 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर बचा है m प्लस m माइनस m, ये कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, 3m इक्वल टू 2m माइनस m, तो 4m बराबर 2m, m बराबर m/2 आंसर आएगा इसका, पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अ बॉल वेइंग 10 ग्राम हिट्स द हार्ड सरफेस। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपने मेरे नोट्स दिए हैं आपने भी किया होगा। एक बॉल आती है, फिर ऊपर जाती है, 5 मीटर पर सेकंड से आती है, और टाइम दे रखा है आपको। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया इसका mv, फाइनल मोमेंटम माइनस mv, तो चेंज हो जाएगा 2mv, टाइम हो जाएगा t। तो 2m की जगह 10 ग्राम, वेलोसिटी की जगह 5, और टाइम लगा है 0.01, ऊपर भी 0.01, ये भी 0.01, आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, F इक्वल टू क्या सिखाया था, dp/dt,
तो dp बराबर चेंज इन मोमेंटम एफ डी टी। एफ डी टी का मतलब फोर्स इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा एरिया। कहाँ से कहाँ तक का एरिया लेना है आपको? 0 से 8 तक का एरिया। तो 0 से 8 तक का एरिया ले लीजिएगा आप, और हमको दिख रहा है जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया आपको यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं। ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट्स मोमेंटम और एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एफ इक्वल टू क्या बोलता है वो? डीपी बाई डी टी बोलता है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात होगी। और वाटर जेट, चलो इसको ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। एक वाटर जेट है और जो इस तरह से v वेलोसिटी से आकर के v वेलोसिटी पे जा रही है। आपको ये एंगल थीटा दे रखे हैं। तो इसका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो जाएगा mv, फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो जाएगा mv। तो ये कंपोनेंट आएगा mv cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा mv sin थीटा। फाइनल का भी कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा mv cos थीटा, क्योंकि v इस तरफ है। mv cos थीटा, साइन अभी भी नीचे आएगा, इसका मतलब साइन कंपोनेंट में तो कोई चेंज आया नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम जो आ जाएगा वो 2mv cos थीटा आ जाएगा। टाइम लगा मान लेता हूँ t, तो ये आ जाएगा फोर्स 2mv cos थीटा बाय t। ठीक है ना। वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है d, एंगल थीटा दे रखा है, और फोर्स पूछा गया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है आपको। वाटर की वेलोसिटी भी दे रखी है, तो t टाइम में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा vt। क्रॉस सेक्शन एरिया है a, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका a b t। तो मास हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी a v t और d, या d की जगह ले लेते हैं रो। तो ये आ जाएगा 2 a v t रो, मास की जगह, और नीचे टाइम हाई, इस चीज से टी कट गया, 2 बच गया, a बच गया, v स्क्वायर बच गया, रो बच गया, cos थीटा बच गया। तो ये आ जाएगा 2ab स्क्वायर रो cos थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 2ab स्क्वायर रो cos थीटा, 2ab स्क्वायर रो cos थीटा, 2ab स्क्वायर रो cos थीटा, पहले से ही हो गया। पत्थर को आप मारते हो चोट लग जाती है, लेकिन आप रुई को मारते हो तो नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया यानी कि अपोज करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो ये था हमारा डीपीपी नंबर 1 का वीडियो। ठीक है ना। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा, और इस फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे एक बार फिर बताइएगा, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है। सो बाय, टेक केयर।